11,700 करोड़, इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एक ऐसा आईपीओ जिसका वेट सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, मार्केट भी काफ़ी वक्त से कर रहा था। एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ फाइनली आ गया है। इस आईपीओ को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शायद काफ़ी नहीं होगा। ये इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ हिस्टोरी का भी एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी, लाखों इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और एक बिजनेस जो क्वाइटली पिछले कई सालों से ग्रो करता आ रहा है। अगर इंडियन फिनेंशियल सेक्टर की एक पिक्चर बनाई जाए तो उसमें बैंक्स होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज होंगी और एक बिजनेस ऐसा भी होगा जो कि करोड़ों ऑफ इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करता है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट एग्जैक्टली वही बिजनेस है और ये कंपनी आईपीओ के थ्रू पब्लिक मार्केट का हिस्सा बनने जा रही है। एसआईपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक हैबिट बन गई है। हर महीने करोड़ ऑफ इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी साइलेंस रिवॉल्यूशन के सेंटर में है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। पिछले 10-15 सालों में इंडिया में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ है। करोड़ ऑफ लोगों ने अपना पैसा एफडी से निकालकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर महीने एसआईपी के थ्रू हजारों करोड़ रुपए मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन हर इन्वेस्टर खुद कंपनी चूज नहीं करता। इसी जगह एंट्री होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, यानी एएमसी। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर लाखों लोग हर महीना 500, 1000 या 10,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा एक जगह कलेक्ट होता है। उसके बाद एक्सपीरियंस फंड मैनेजर रिसर्च करके डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना है। ये एक्चुअली इन्वेस्टर्स का पैसा प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। अब नेचुरली क्वेश्चन आता है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है? हर म्यूचुअल फंड के साथ एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो या मैनेजमेंट फ़ी होता है। ये फ़ी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स से अलग से नहीं ली जाती, ये फंड के अंदर ही एडजस्ट होती रहती है। जितना ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM बढ़ेगा, उतनी ही मैनेजमेंट फ़ी बढ़ेगी और जनरली उतनी ही कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। मोर AUM is more fee income is higher profit। इसी कारण से AMC बिजनेस को दुनिया की सबसे हाई क्वालिटी बिजनेस मॉडल्स में से एक माना जाता है। अगर इन्वेस्टर्स बढ़ते रहे, SIP बढ़ती रहे और AUM ग्रो करते रहे तो कंपनी को नेचुरली फ़ायदा मिलता है। और यहाँ SBI फंड मैनेजमेंट के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडिया का लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क, मिलियंस ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और डेकेड्स का ट्रस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई इज एसबीआई फंड मैनेजमेंट इंडियाज नंबर 1 AMC? चलिए अब कंपनी को देखते हैं। ये है एसबीआई फंड मैनेजमेंट और इसी पेज से हम कंपनी को डिकोड करेंगे, नॉट एज ए ट्रेडर बट एज ए इन्वेस्टर। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू। ये सिर्फ एक म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है, ये इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है कि ये इन्वेस्टर्स का सबसे ज़्यादा पैसा मैनेज करती है। नाउ पॉइंट टू द AUM। AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसको कंपनी का साइज समझिए। जैसे किसी बैंक के लिए डिपॉजिट इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे AMC के लिए AUM सबसे इम्पोर्टेंट नंबर होता है। जनरली जितना बड़ा AUM उतना ज़्यादा मैनेजमेंट फ़ी अर्न करने की कैपेसिटी। ये बताता है कि कंपनी टोटल कितने इन्वेस्टर्स का कितना पैसा मैनेज कर रही है। इस वक्त एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लगभग 12.5 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड AUM मैनेज कर रहा है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है। यहाँ प्रोमोटर देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अमुंडी। इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ नाम नहीं है, एक तरफ इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड बैंकिंग ब्रांड और दूसरी तरफ ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। इस बिजनेस में जनरली जितना बड़ा AUM होता है उतनी ही ज़्यादा मैनेजमेंट फ़ी अर्न करने की कंपनी की कैपेसिटी होती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले, अगर और ज़्यादा लोग SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और AUM फ्यूचर में बढ़ेगा तो कंपनी की इनकम बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकती है। लेकिन सिर्फ कंपनी बड़ी होना काफ़ी नहीं होता। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्या कंपनी के नंबर्स भी उतने ही स्ट्रांग हैं जितनी उसकी रेपुटेशन? सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू को सिंपल लैंग्वेज में कंपनी की टोटल अर्निंग्स समझिए। पिछले कुछ सालों में एसबीआई फंड मैनेजमेंट का रेवेन्यू लगभग बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू लगभग 2413 करोड़ था।
फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये बढ़कर 3,426 करोड़ हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4,236 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये लगभग 4,976 करोड़ तक पहुंच गया। अब सिर्फ रेवेन्यू बढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, कभी कभी कंपनी की सेल्स बढ़ती है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ता। इसीलिए अब देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का पैट लगभग 1,340 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 2,072 करोड़ हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2,531 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने लगभग 3,067 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया। मतलब सिर्फ बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। और एक इंटरेस्टिंग नंबर है एबिटा मार्जिन। ये बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितनी एफिशिएंटली पैसा कमा रही है। SBI फंड्स मैनेजमेंट की एबिटा मार्जिन 90% से भी ऊपर है, जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए काफी स्ट्रांग माना जाता है। अब बैलेंस शीट पर एक क्विक नजर। यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी डेट फ्री बिजनेस मॉडल के साथ ऑपरेट करती है, यानी एक्सपेंशन के लिए इस पर हैवी बोरोइंग्स का प्रेशर नहीं है। अब तक जो पिक्चर सामने आ रही है उसमें 3 चीजें क्लियरली दिख रही है, लेकिन एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट देखकर डिसीजन नहीं लेता। अगला स्टेप होता है कंपनी की क्वालिटी मेजर करना और उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे फाइनेंशियल रेशियोज। सबसे पहले देखते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लीजिए शेयर होल्डर्स ने कंपनी में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। अगर कंपनी उस 100 रुपीज़ से 30 to 35 का प्रॉफिट कमा लेती है तो इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। SBI फंड मैनेजमेंट का ROE लगभग 30% से भी ऊपर रहा है। हाई ROE जनरली बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के कैपिटल से अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है, लेकिन सिर्फ हाई ROE देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कंपनीज हैवी डेट लेकर भी ROE बड़ा दिखाती है। इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इसका बिजनेस डेट पर हैवीली डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए ROE और भी मीनिंगफुल हो जाती है। अब आते हैं EPS पर, अर्निंग्स पर शेयर। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी जितना टोटल प्रॉफिट कमाती है उसमें से हर शेयर के हिस्से कितना प्रॉफिट आता है उसको IPS कहते हैं। यहाँ भी एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में डाइल्यूटेड EPS लगभग 10.23 था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12.50 और फाइनेंशियल ईयर 2026 में बढ़कर लगभग 15.04 हो गया। मतलब कंपनी सिर्फ ओवरऑल प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा रही है, शेयर के हिस्से में आने वाला प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो रही है। नाउ स्ट्रॉन्ग कंपनी होना और सही प्राइस पर मिलना दोनों अलग बातें हैं। अगर दुनिया की बेस्ट कंपनी भी बहुत महंगी प्राइस पर खरीद ली जाए तो फ्यूचर रिटर्न्स कम हो सकते हैं। इसीलिए अगला स्टेप सिर्फ कंपनी को देखना नहीं बल्कि IPO की प्राइस को समझना है। सबसे पहले इशू साइज। ये IPO लगभग 11,693 करोड़ का है, इस साल के सबसे बड़े IPO में से एक। इतना बड़ा इशू मार्केट में तभी आता है जब कंपनी की स्केल और इन्वेस्टर इंटरेस्ट दोनों काफ़ी बड़े होते हैं। प्राइस बैंड 545 से 574 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स इसकी रेंज में बीट करेंगे। फाइनल अलॉटमेंट कट ऑफ प्राइस के बेसिस पर डिसाइड होगा। एक लॉट में 26 शेयर्स है। अगर आप अपर प्राइस बैंड यानी 574 पर अप्लाई करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,924 बनता है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री अमाउंट करीब 15,000 है। ये IPO एक प्योर ऑफर फॉर सेल है यानी OFS। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं कर रही, कंपनीज के पास IPO का पैसा नहीं आएगा। इस IPO में प्रोमोटर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अमुंडी अपनी होल्डिंग्स का एक हिस्सा पब्लिक को बेच रहे हैं। इसीलिए IPO से जो पैसा रेज होगा वो प्रोमोटर्स को मिलेगा, कंपनी को नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी वीक है। बहुत से स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी OFS के थ्रू लिस्ट होते हैं। बस एक इन्वेस्टर के लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि IPO का ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन के लिए फ्रेश कैपिटल रेज करना नहीं बल्कि प्रोमोटर स्टेक का पार्शियल मॉनिटाइजेशन है। इस प्राइस बैंड पर कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 1.17 लाख करोड़ के आसपास बैठती है।
लेकिन आईपीओ सिर्फ वैल्यूएशन से डिसाइड नहीं होता। कुछ कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में स्पेशल रिजर्वेशन भी दिया गया है। स्पेशल बेनिफिट्स एसबीआई एम्प्लॉइज एंड एसबीआई शेयर होल्डर्स। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई फंड मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज की। इस आईपीओ में एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए सेपरेट रिजर्वेशन रखा गया है। इसके साथ ही 54 रुपीज़ पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया गया है। अब बात करते हैं एसबीआई शेयर होल्डर्स की। ये सेक्शन बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एलिजिबिलिटी डेट तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स होल्ड कर रहे थे तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक कॉमन कन्फ्यूजन है, बहुत लोग सोचते हैं कि शेयर होल्डर कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी में डिफरेंस क्या है। रिटेल कैटेगरी सभी एलिजिबल इन्वेस्टर्स के लिए होती है, लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए होती है जो एलिजिबिलिटी डेट पर एसबीआई के शेयर होल्डर्स थे। अगर आप एलिजिबल हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप रिटेल कैटेगरी और शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों में अलग अलग एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आईपीओ रूल्स एंड एलिजिबिलिटी। अब एक इन्वेस्टर की तरह सिर्फ एक फाइनल स्टेप बचता है। स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी है और रिस्क किन बातों में छुपे हुए हैं, यानी एक कंप्लीट SWOT analysis. Now the question is, what is the complete picture after looking at all the data? सबसे पहले स्ट्रेंथ, ब्रांड। एसबीआई नाम इंडिया के फिनेंशियल सेक्टर में एक अलग ट्रस्ट रखता है। करोड़्स ऑफ कस्टमर्स, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस और डेकेड्स की क्रेडिबिलिटी किस कंपनी को एक नेचुरल एडवांटेज देती है। दूसरी स्ट्रेंथ, इंडिया की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड AUM लगभग 12.5 लाख करोड़ के आसपास। इतना बड़ा स्केल ओवरनाइट बिल नहीं होता, इसके लिए सालों का ट्रस्ट और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन चाहिए। तीसरी स्ट्रेंथ, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। अगर इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं और AUM ग्रो करता है तो इनकम भी नेचुरली ग्रो कर सकती है। और चौथी स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पिछले कुछ सालों में स्टेडीली इम्प्रूव हुए हैं। अब वीकनेसेस की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कंपनी की अर्निंग्स मार्केट सेंटीमेंट से जुड़ी होती है। बुल मार्केट में AUM जनरली तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन अगर मार्केट में लंबी करेक्शन आए और इन्वेस्टर्स रिडेम्पशन शुरू कर दे तो AUM ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसका इम्पैक्ट फ्यूचर फी इनकम पर भी आ सकता है। दूसरा पॉइंट, ये आईपीओ प्योर ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब कंपनी एक्सपेंशन के लिए फ्रेश कैपिटल रेज नहीं कर रही है। आईपीओ के प्रोसेस प्रमोटर्स को मिलेंगे, कंपनी को नहीं। ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए। अब अपॉर्चुनिटीज। इंडिया में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अभी भी डेवलप मार्केट से कंपैरिजन में काफ़ी कम है। हर साल नए इन्वेस्टर्स SIP शुरू कर रहे हैं, फिनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है। डिजिटल इन्वेस्टमेंट ऐप्स ने इन्वेस्टिंग को पहले से काफ़ी ईजी बना दिया है। अगर ये ट्रेंड अगले 10 से 15 साल कंटिन्यू करता है तो नेचुरली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। पैसिव इन्वेस्टिंग, ETFs और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे सेगमेंट्स भी फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। अब थ्रेट्स। सबसे पहला थ्रेट्स, कंपटीशन। ये इंडस्ट्री सिर्फ SBI तक लिमिटेड नहीं है। HDFC AMC, निप्पॉन इंडिया AMC, ICICI प्रूडेंशियल AMC और बहुत सारा ऐसा प्लेयर्स भी एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। दूसरा थ्रेट, रेगुलेशन। सेबी अगर फ्यूचर में एक्सपेंस रेशियो या फी स्ट्रक्चर में कोई मेजर चेंज करती है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आ सकता है। और तीसरा, मार्केट साइकिल। अगर इक्विटी मार्केट में प्रोलॉन्ग स्लो डाउन आता है तो इन्वेस्टर बिहेवियर और AUM ग्रोथ दोनों टेम्पोरली अफेक्ट हो सकते हैं। अब एक लास्ट स्टेप बाकी है। अगर मैं इस कंपनी को एक बैंकर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की नज़र से देखूं तो मुझे क्या पॉजिटिव लगता है। सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस क्वालिटी। एसेट मैनेजमेंट एक कैपिटल लाइट बिजनेस है। कंपनी को नए प्लान्स या फैक्ट्रीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं और AUM ग्रो करता है तो बिजनेस नेचुरली स्केल हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मार्केट लीडरशिप। इंडिया की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी होना सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसका पीछे करोड़्स ऑफ इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट, एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ईयर्स ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। पॉइंट नंबर 3, फिनेंशियल परफॉर्मेंस। पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हुए हैं। ये जनरल एक हेल्दी बिजनेस की तरफ इंडिकेट करते हैं। और एक और चीज़
जो पर्सनली मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी भी ग्रोथ फेज में है। SIP कल्चर कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है। अगर ये ट्रेंड नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स कंटिन्यू करता है तो लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को नेचुरली इसका बेनिफिट मिल सकता है। और इसी के साथ चलिए इस पूरे एनालिसिस को सिर्फ 30 सेकेंड्स में समराइज करते हैं। पर्सनली एज अ बैंकर मुझे इस कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से ही लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी SBI शेयर होल्डर्स है या एलिजिबल कैटेगरी में आते हैं तो IPO डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़कर इन्फॉर्म डिसीजन लेना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ IPO की डिटेल्स बनाना नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि जब भी आप फ्यूचर में किसी IPO को देखें तो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, बिजनेस को भी एनालिसिस कर सके। अगर इस वीडियो ने आपको एक भी फिनेंशियल कॉन्सेप्ट आसान लैंग्वेज में समझाया है तो मुझे लगेगा कि इस वीडियो का पर्पस सक्सेसफुल रहा। आपका इस IPO के बारे में क्या व्यू है? क्या आप इसे लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं या आप लिस्टिंग के बाद वेट करना पसंद करेंगे? अपनी रीजनिंग कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। फाइनेंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाना आसान है, सिंपल बनाना मुश्किल। इसी सिंप्लिसिटी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।